चल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। और अभी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आ गए। मैं अपनी बात रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ी सी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जूम पर ये क्लास सीएसएस पेपर 1 की क्लास है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास। और ये क्लासेस फरवरी 2024 तक चलती रहेंगी। और हम इस दौरान कई डिफरेंट टॉपिक्स पर एसेज करेंगे। मैं करवाऊंगा। सीएसएस की इंग्लिश के बारे में मैं बता रहा था। अभी जो नए लोग आए उसको उनको ही बता दूं कि बेटा सीएसएस की इंग्लिश में इंग्लिश के दो पेपर हैं। 3-3 घंटे के दो पेपर हैं एक ही दिन में। गोया 6 घंटे का पेपर है, थोड़े से गैप से। सुबह 9 से 12 आपका पेपर 1 होगा। 2 घंटे का गैप है, आप लंच वगैरह करना चाहें कर लें। 2 से 5 पेपर 2 होगा। पेपर 1 भी 3 घंटे का है, पेपर 2 भी 3 घंटे का है। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। ठीक है। और पेपर 1 ऐसे राइटिंग का है जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, जिसकी आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और पेपर 2 प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की क्लास है, जिसकी क्लास आज मैंने स्टार्ट कर दी है 10 बजे। जो लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें भी ले सकते हैं। उनके लिए मैं खास कंसेशन भी कर दूंगा। अब बात यह है कि मेरा तरीक़ाकार क्या है। एडमिशन आप एक दफ़ा लेते हैं, फी एक दफ़ा सबमिट करते हैं। उसके बाद फरवरी 2024 तक आपने कुछ और पे नहीं करना, बस क्लासेस लेते जाना है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि ऐसे राइटिंग, हाँ मैं एक बात और मैंने की थी वो रिवाइज कर देता हूँ। सीएसएस में जो फेलियर्स होते हैं उनमें बड़ी तादाद 95 to 99% बच्चे जो फेलियर्स में से होते हैं वो इंग्लिश में फेल होते हैं। क्योंकि बाकी पेपर आसान होते हैं, इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इंग्लिश का पढ़ना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग में ही ज़्यादातर फेल होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसे राइटिंग में करना क्या है। या हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में या किसी और टीचर से राय वगैरह लेते हैं। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से गाइड करते हैं, क्योंकि आमतौर पर सीएसएस को टीच करने वाले इंग्लिश के टीचर कम हैं, और जो हैं उनमें से आ, सही इंफॉर्मेशन देने वाले लोग भी कम हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि दो पेपर हैं, सारी डिटेल मैंने अभी आपको बताई। ऐसे राइटिंग में सवाल को समझना शर्त है। 10 टॉपिक्स आते हैं, 10 में से एक पर ऐसे लिखना होता है। बज़ाहिर आसान लग रही है बात, लेकिन बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। तो कैसे कोप अप करेंगे इस प्रॉब्लम को और कैसे टैकल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी टेक्निक्स बताऊंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं दूसरे चैंपियंस की तरह टिप्स एंड ट्रिक्स देकर भागता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी भाई, आप समझ में आ गया आपको क्या करना है, अब आप करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, टेक्निक्स भी बताऊंगा। और उसके बाद पहले खुद उन टिप्स एंड ट्रिक्स को और टेक्निक्स को यूज करके खुद ऐसे लिख कर दिखाऊंगा। फिर आपसे कहूंगा कि अब आप लिखें। ठीक है ना। पहले मैं खुद करके दिखाता हूँ, फिर स्टूडेंट से कहता हूँ कि अब आप कीजिए। तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी बहाल होता है। उन्हें समझ में आता है कि हाँ, हम जिस जहाज में बैठे हैं उस जहाज के पायलट को हवाई जहाज उड़ाना आता है। हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर को पढ़ाना आता है। ठीक है ना। खुद भी लिखना आता है। वरना अक्सर एकेडमीज वगैरह में सीएसएस पास किए हुए लोग आकर लेक्चर देते हैं। अब वो इत्तेफाक से पास हुए हैं या अपनी काबिलियत से पास हुए हैं, ये एक अलग मसला होता है। लेकिन एक दफा सीएसएस पास कर लेने की वजह से आप इंग्लिश के टीचर नहीं बन जाते, ये याद रखिएगा। और वो जो बता रहे होते हैं बच्चों को कि बेटा मैंने तो ये किया था इसलिए मैं पास हो गया, उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि जो वो करके आए थे उस पे तो उनके नंबर कटे थे। कॉपी थोड़ी वापस मिलती है। हो सकता है वो जिस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हो कि आप जरूर ये कीजिएगा, पता चला उनकी ओरिजिनल कॉपी के अंदर उसी चीज पे नंबर कटे थे सबसे ज्यादा। उन्हें तो मालूम ही नहीं होता। तो इसलिए टीचर की हेल्प जरूरी है, और सही गाइडेंस जरूरी होती है।
तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अब मैं आपके सामने पेपर रख रहा हूं। मैंने जो कहा है ना कि क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, तो क्वेश्चन को समझने का मतलब क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को समझने का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ, हम्म। अच्छा, अब देखिए 22 का पेपर है। 2022 का पेपर ऐसा नहीं होता। चले मैं आपको ओरिजिनल पेपर शेयर कर लेता हूँ। ओरिजिनल पेपर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मैं ओरिजिनल पेपर आपके सामने रख देता हूँ। मैं पहले स्क्रीन खोलता हूँ अपने सामने। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने? यार मैं इंटरनेट का माहिर नहीं हूँ, तो मुझसे गलतियां हो जाती हैं। पेपर कहाँ रखा है? ओके ओके ओके। हम्म। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं डिटेल बताता हूँ बाद में। आउटलाइन आ गई, जेंडर इक्वालिटी ऐसे। मेरा ख्याल है कि मेरे पास पास पेपर्स, अब वो फाइल ओपन हो जाए ना जरा, तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई होगी शायद। लेकिन मैं बेसिकली पेपर शेयर करना चाह रहा हूँ। आ, अच्छा, 20 का पेपर है, ऐसे का। हाँ, ये देखिए, क्या स्क्रीन पर पेपर नजर आ रहा है आपको? चैट में बताइएगा, क्या स्क्रीन पर आपको 2020 का पेपर दिखाई दे रहा है आपको अपने सामने? जल्दी बताइए, फायका। नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, अभी दिखाई देगा, ठहरिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। ये, हाँ जी, अब तो दिखाई दे रहा होगा मेरा ख्याल। अब आपको नजर आ रहा है पेपर? यस, बताइए जल्दी से। ओके 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 ओके। ये है सीएसएस का पेपर वन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन competitive एग्जामिनेशन 2020 फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन BS 17 अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें, ये इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, आप कहीं से भी किसी साइट से भी ले सकते हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। नोट लिखा हुआ है 1 और 2। तो देखो, गौर से देखना इस नोट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना, और ये उस दिन बैठकर पढ़ोगे तो फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, आज ही समझ लो ये। सवाल है, मेक एन आउटलाइन। पहली बात तो ये कि हमें पहले आउटलाइन बनानी है, उसके बाद राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। दो सवाल हैं भाई, ये दो चीजें हैं, हम एक चीज समझ रहे होते हैं, ठीक है ना। पहले आउटलाइन बनानी है, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखना है, और ऐसे होना चाहिए 2500 वर्ड्स से लेकर 3000 वर्ड्स तक का, यानी 2500 से लेकर 3000 अल्फाज का ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। गिवन टॉपिक्स कितने हैं भाई, जरा देखिएगा। 10 टॉपिक्स हैं, ये रहे। अच्छा, टॉपिक्स किस तरह के? डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? अब जाहिर है जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ा है, लिटरेचर में इंटरेस्ट है, वो इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन ऐसे नंबर 2 है, विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। अच्छा, थोड़ा सा उन्होंने ना घुमाया है ऐसे को। एक्चुअली विमेन्स एजुकेशन की बात हो रही है, विच कैन कॉज अ ग्रेट चेंज इन द वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने अल्फाज घुमा दिए हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज एज
एजेंट्स ऑफ चेंज, बात एक ही है। नंबर 3 में देखिएगा, अच्छा ये इस साल मैंने विमेन्स एजुकेशन पर पूरा ऐसे करवाया भी था बच्चों को, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, करंट अफेयर्स के ऊपर है। इसमें हिस्ट्री भी आ जाएगी कश्मीर को, लेकिन आप इसके अंदर देखो समझिएगा ऐसे का टॉपिक, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। अब इसमें बच्चे क्या बताने बैठ जाते हैं कि कश्मीर इशू है क्या, वो पूछ ही नहीं रहा भाई, ठीक है। फिर बच्चे ये बताने बैठ जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर के ऊपर डिस्प्यूट है वो क्या है, और हिस्ट्री बताने बैठ जाएंगे कि जनाब कब से कश्मीर का इशू है और क्या 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 होता रहा है, वहां क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, ऐसा हरगिज नहीं पूछ रहा वो। टू द पॉइंट टॉपिक से कनेक्ट रहेंगे, कोहेरेंट विद द टॉपिक, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, कि पाकिस्तान के बारे में बताना है कि कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज क्या है, यानी एक फ्यूचर में कश्मीर का क्या हल निकलेगा, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, क्या होना चाहिए, ये तमाम चीजें इसमें डिस्कस होंगी, ना कि आप पूरी हिस्ट्री लेकर बैठ जाएं। सिमिलरली नंबर 4 है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब देखिए पोलराइज्ड पॉलिटिक्स वास्ट थीम है, ये थीम है, और इसमें से एक टॉपिक है इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को किन चैलेंजेस और इश्यूज का सामना है। माइंड में रखना चाहिए कि हम पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के थीम पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक होता है थीम, एक होता है टॉपिक। बाज औकात वो थीम बता देते हैं आपको, उन्होंने थीम बता दिया पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, ये डोमेन बता दी उन्होंने, इस डोमेन में रहना है, और जिस टॉपिक पर लिखना है वो टॉपिक आगे, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सिमिलरली नंबर 5 पे देखिएगा, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो है ये बहुत वास्ट एरिया है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ग्लोबली जो है अमेरिका सुपर पावर है इस वक्त, रशिया अपनी सुप्रीम पावर के सर्वाइवल में है, चाइना इज गोइंग टू बिकम अ न्यू सुपर पावर टू रिप्लेस अमेरिका। अब ये पावर डायनामिक्स जो है इसमें ग्लोबली चेंज आ भी रहा है, और जाहिर है अमेरिका जो है वो भी अपनी सुप्रीम पावर को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का क्या दखल है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान चाइना का भी साथ दे रहा है, रशिया से भी मदद ले रहा है, अमेरिका का भी एलाई है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, तो जाहिर है जो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऐसे बहुत इजी होगा, आम स्टूडेंट के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 6 पर देखिए, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड। इस पे ज्यादातर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो मुतवज्जे होंगे इस तरफ। नंबर 7, प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस पर। टूरिज्म को प्रमोट किस तरह से किया जा रहा है पाकिस्तान में, और किया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। नंबर 8 है, आई डू नॉट अग्री विद वॉट यू हैव टू से, बट आई डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये कोट है, और हमें मालूम होना चाहिए किसका कोट है, तो फिर हम उसी लिहाज से इसके ऊपर लिखेंगे। इस तरह के ऐसे बहुत कम समझ में आते हैं स्टूडेंट्स के। जैसे एक दफा आया था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अब लोगों को पता ही नहीं था कि ये कोट है और विलियम वर्ड्सवर्थ का है, उसकी पोइट्री में इस्तेमाल हुआ है। तो कोट जो है उसे पहचान कर ऐसे लिखना, सारे लिटरेचर वालों का काम है, हर एक के बस की बात नहीं होती। तो इस तरह के ऐसे इसके ऊपर अपनी बुकराती झाड़ने से बेहतर है कि आप उसे छोड़ दें, अगर आपको वो कोट नहीं पता, ठीक है ना। अब जैसे ये कोट है, आई डू नॉट एग्री, इस तरह के कोट्स जो हैं वो आपको आराम से
नेट से मिल जाते हैं विद व्हाट यू हैव से। हम्म। बट आई डिफेंड, ये जो फ्रेज है पूरा कोट जो है अब हमारे सामने खुल गया है, और ये ये कोट हमारे सामने आ गया है। एलेवन बीट्रिस हॉल 1906। अब जाहिर है आमतौर पर तो आम आदमी तो नहीं पहुंच सकता यहाँ तक। इत्तेफाक से आपने कोट पढ़ी हुई है और उसकी बुक वगैरह पढ़ी हुई है तो आप आराम से पहचान कर बता देंगे। तो ऐसा मुश्किल होता है, इस तरह के एसेस पर अपनी राय का इजहार करना अपने पास से मुश्किल होता है। नंबर 9, अच्छा ये, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर मैंने पूरा पिछले साल पूरी मेहनत से पहले रीडिंग करवाई, न्यूज़पेपर से ओपिनियंस रीड करवाई, उनमें से पॉइंट्स निकलवाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाई, फिर उसके बाद आउटलाइन बनवाई, फिर आउटलाइन पे ऐसे बनवाए, बाकायदा वो काम मेरे पास पड़ा हुआ है। वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि आप देखें कि हमने डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर कितना काम किया था। और वही ऐसे पेपर में रखा हुआ है, इन इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, एज इट इज। ये पूरा ऐसे हमने तैयार किया था डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर में आ गया। तो इस साल भी इंशाल्लाह हम ऐसे दो तीन ऐसे करेंगे जरूर जो पेपर में आने होंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 10 है IMF बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर। ये जरा पॉलिटिकल टाइप का ऐसे है। ऐसे ऐसे इस पर लिखना मुश्किल काम होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, आप अपने आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं। बेहतर होता है कि आप सिंपल ऐसे उठाएं, अपने आप को मुश्किल में ना डालें। अब जो मैं ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा था उसमें लिखा था मेक एन आउटलाइन, तो पहले आउटलाइन बनेगी, मैं आपको आउटलाइन दिखाता हूँ अभी किस शक्ल की होती है आउटलाइन। एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। दो काम करने हैं, पहले आउटलाइन बनेगी, उस आउटलाइन से कोहेरेंट ऐसे लिखा जाएगा। आउटलाइन आपको हेल्प करती है ऐसे लिखने में और ऐसे को कोहेरेंट रखने में। देखो यहाँ कितना वाजे लिखा हुआ है कि make sure you use different forms of discourses, for example exposition, argumentation, description and narration, सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है लेकिन अच्छा है कि यूज करें। credit will be given for organization, relevance and clarity। तीन चीजों पर मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर एक, आपने ऐसे को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। नंबर दो, आपका ऐसे टॉपिक से रेलेवेंट है या टॉपिक से हट गया है। और तीसरी बात, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें कंफ्यूजन ना हो। पहली बात ऑर्गेनाइजेशन है और रेलेवेंस है। ये दो चीजें कब होंगी, जब आपकी आउटलाइन अच्छी बनेगी, उस आउटलाइन को देख देख के फिर आप ऐसे को फॉलो करेंगे। आपका ऐसे जो होगा वो आउटलाइन को फॉलो कर रहा होगा। आउटलाइन सही बनी है, ऐसे खुद ब खुद सही बनेगा। ऐसा नहीं कि आउटलाइन आपने कुछ और बनाई है और ऐसे कहीं और जा रहा है, नहीं। आपने एक दफा आउटलाइन बना ली तो ऐसे उसको फॉलो करेगा। ठीक है। ये कहलाती है रेलेवेंस। No page space be left blank between the answer. All the blank pages of answer book must be crossed. ज़ाहिर है ब्लैंक पेज आपने नहीं छोड़ना है, और ऐसे में ब्लैंक पेज छोड़ा भी नहीं जाता, तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो मैंने आउटलाइन बनवाई और खुद बनाई, स्टूडेंट को बनाकर दिखाई मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, और फिर ऐसे किस तरह से किया। तो देखिए मैं आपको मिसाल सामने रख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि मैं कितनी मेहनत मैंने करवाई। तो सबसे पहले तो, हाँ, ये देखिए, जेंडर इक्वालिटी 3 साल पहले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पेपर में आया भी था। अब जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जब ऐसे लिखेंगे तो उस ऐसे की आउटलाइन क्या होगी, पहले देखिए आउटलाइन से मुराद क्या है। आपकी आंसर स्क्रिप्ट यानी कॉपी के ऊपर इसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ ना, इस तरह से लिखना है आप। जेंडर इक्वालिटी, डज इट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी?
ये टॉपिक था। आउटलाइन की हेडिंग आ गई। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, ये हेडिंग है। जैसे बुक अगर आप खोलते हैं तो बुक की स्टार्टिंग में इंडेक्स बना होता है पूरा, कंटेंट्स जिसकी हेडिंग होती है, कंटेंट्स यानी व्हाट इट कंटेन्स। तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखा होता है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, पेज नंबर फला। वहां इंट्रोडक्शन नहीं लिखा होता, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं लिखा होता, वो आप ऐसे में लिखेंगे। यहाँ सिर्फ बताएंगे कि पहली चीज आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। नंबर 2, अब आपने एक पॉइंट उठाया, जेंडर इक्वालिटी मीन्स अ सिस्टम, बाकायदा डिफाइन किया। इस डेफिनेशन की बेस पर पूरा पैराग्राफ ऐसे में लिखेंगे आप। 2 के अंदर ए बी, 2 पॉइंट्स लिए हैं आपने। पहले एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद फिर दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है। एक पैराग्राफ पहले वाले कॉन्सेप्ट पर आएगा ए पर, दूसरा पैराग्राफ बी के ऊपर आएगा। यूं आपने अपने ऐसे को आउटलाइन के साथ चलाना। फिर आपने पॉइंट नंबर 3 लिखा, आवर सोसाइटी प्रोमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल डोमिनेशन बाय गिविंग प्रेफरेंस टू द बॉयज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। इसमें पॉइंट ए बी सी डी, हर पॉइंट के ऊपर आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस तरह से आपका ऐसे इस आउटलाइन को फॉलो करेगा। और देखिए, ये नंबर 4 में फिर ए बी सी डी है, नंबर 5 में ए बी सी डी नहीं है, 6 में ए बी सी है, डी भी है, ई भी है, 7 में ए बी सी डी ई है, 8 में ए बी है, 9 में ए बी, फिर 10 में कंक्लूजन। ये पूरा जब मैं प्रैक्टिकली आपको करवाऊँ, ये मैंने बनवाई है स्टूडेंट से ना, स्टूडेंट के सामने बैठ के खुद बनाई है और स्टूडेंट को सिखाई है। इस तरह से मैं पहले आउटलाइन खुद बना के दिखाऊंगा। आउटलाइन बनाने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग उस वक्त होती है जब ब्रेन में कुछ हो। इसका मतलब ब्रेन में कुछ हो यानी कंटेंट हो आपके माइंड में। कंटेंट कहाँ से आएगा? रीडिंग से आएगा। तो पहले मैं रीडिंग करवाता हूँ। यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उस टॉपिक पर जितनी रीडिंग पॉसिबल है वो रीडिंग करेंगे। रीडिंग करते हुए हम पॉइंट्स गैदर करेंगे, एक तरफ करते जाएंगे। और जब वो सारे पॉइंट्स गैदर हो जाएंगे तो उन पॉइंट्स को लेकर फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे पॉइंट्स को प्रायोरिटी वाइज, आपके ऐसे में सीक्वेंस वाइज। जब उनको हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो उसके बाद फिर उन पॉइंट्स पर हम बाकायदा आउटलाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये अच्छे खासी मेहनत का काम है। ये डायरेक्ट, अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं और आपके माइंड में उस टॉपिक से बारे में कुछ भी ना हो तो आप क्या करेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहाँ से करेंगे भाई? ब्रेन स्टॉर्मिंग से पहले रीडिंग की इंपॉर्टेंस है, रीडिंग करेंगे। रीडिंग करेंगे उस टॉपिक पर मुख्तलिफ जगहों से। डॉन है, डॉन से ओपिनियन लेंगे, एडिटोरियल्स देंगे, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ेंगे। वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, रीड करवाऊंगा, खुद रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट्स कलेक्ट करूंगा, एक तरफ नोट करते जाएंगे। फिर उन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करके आउटलाइन लिखेंगे। आउटलाइन लिखने के बाद उस आउटलाइन के मुताबिक ऐसे लिखेंगे। ये सारा काम मैं पहले खुद करके दिखाऊंगा, फिर आपसे कहूंगा कि आप करें। मेरे पुराने स्टूडेंट्स इस ग्रुप में मौजूद हैं और वो जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीक़ाकार यही होता है। मैं चैंपियंस की तरह टिप्स एंड ट्रिक्स देकर नहीं भागता भाई। ठीक है। आज हमने ये क्लास स्टार्ट की है। जो स्टूडेंट्स मैं ये लेक्चर मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी डालूंगा। और जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाए, अभी लेना चाहते हैं, उनके लिए एडमिशन्स ओपन है। फी बहुत ही इकोनॉमिकल है, रीजनेबल फी है और वन टाइम पेमेंट है। उसके बाद कुछ पे नहीं करना आपने, February 2024 तक पढ़ते रहना है। ठीक है। हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होकर गूगल क्लासरूम पे अपलोड होता है। उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ। फिर आप क्या करते हैं, उस लेक्चर को चाहे तो डाउनलोड कर लें, चाहे गूगल क्लासरूम पे ही पड़े रहने दें, जितनी मर्तबा चाहे देखते रहें और सीखते रहें। ठीक है। वो मैं डिलीट नहीं करता। तो मेरा तरीक़ाकार ये होता है। हाँ भाई। तो अब अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिलसिला भी मैं शुरू कर रहा हूँ लाइव क्लास का, तो लाइव स्ट्रीम का। तो वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी और जब होगी तो फिर इंशाल्लाह आप और मैं वीडियो कॉल पर आमने सामने बैठकर सवाल जवाब करेंगे, अपनी कंफ्यूजन्स दूर करेंगे। ठीक है। ये भी होगी। हमजा कह रहे हैं माशाल्लाह नाइस सर जी। हाँ भाई फायका, समझ में आया तुम्हारी?
मेरी पुरानी स्टूडेंट है माशाल्लाह, इन्होंने इंटरव्यू मुझसे ही पढ़ा था, फायका तनवीर ने। हिरा आफ्ताब, आप बताइए, सब अपनी ओपिनियन दे भाई। ये लेक्चर आज का जो है ये भी मैं गूगल क्लासरूम पर अपलोड करूंगा और इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी। बेहतरीन, शाबाश, थैंक यू। तो आज की क्लास में यहाँ ऑफ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम बाकायदा टॉपिक सेलेक्ट करके, अच्छा मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे किस तरह से लिखा है। ये जेंडर इक्वालिटी पर मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, आउटलाइन दिखाई थी ना। अब आउटलाइन ऑफ ऐसे हो गई, हाँ। ये देखिए, ये 2022 का पेपर है। ये हमने डिस्कस कर लिया आई थिंक, है ना? नहीं, ये डिस्कस नहीं किया था हमने, 2020 का पेपर डिस्कस किया था इससे पहले, या हाँ 2020 का। ये 2022 का पेपर था जिसमें ऐसे आए थे। मैंने वो कॉपी पेस्ट कर लिए यहाँ पे ऐसे इसके टॉपिक्स। तो टॉपिक्स आपके सामने ही, ये पिछले साल के टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो अब देखो, डिजिटल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर मैंने बहुत डिटेल में करवाया है ऐसे। और ग्लोबल ट्रेड, ट्रेड पॉलिसीज इन चाइना, इसके ऊपर भी हम कर चुके हैं काम। ठीक है ना। और फेमिनिज्म भी आ गया। तो ये सारे टॉपिक्स। ठीक। मैं आपको बाकायदा पास पेपर्स वगैरह भेजता भी रहूंगा और उस पर आप काम करते रहेंगे। मैं पहले खुद करके दिखाऊंगा फिर आपसे कहूंगा। ठीक है, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। बाकी लोगों को भी आप मोटिवेट कीजिए ताकि वो एडमिशन्स लें, क्लास अच्छी बने, अच्छे स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे क्लास के अंदर तो क्लास में कंपटीशन होगा, पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है। चलें, आज हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकायदा काम शुरू कर देंगे प्रैक्टिकली। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।